हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र शाहू हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। उम्मीद है कि आप सभी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे और बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था, वो लास्ट टॉपिक हमारा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग से एंड तक देखें तो हमने सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाना था। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने के बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को जाना। जब हमें पता चल गया कि हाँ, एक स्पर्म क्या होता है, एक ओवम क्या होती है, उसको जानने के बाद हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जाना, जो कि एक 28 डेज की साइकिल हुआ करते थे, जिसमें 4 फेजेस हुआ करते थे। ये आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। एंड आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मींस सब कुछ जानने के बाद अब हम इन दोनों लोगों का मिलाप कराएंगे, यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसके बाद फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा, दो स्ट्रक्चर के मिलने से जो एक स्ट्रक्चर बना, वो जाइगोट है। और जब वो जाइगोट बन जाएगा तो उस जाइगोट डेवलप करेगा और डेवलप करके यूट्रस तक पहुंचेगा। तो चालू करते हैं सफर को, जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे बेस्ड है। चलिए आते हैं हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। न्यूमरस हमारे स्पर्म देख रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे ओवम की तरफ। देखिए तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पर्म। लेकिन इन सबको नहीं पता कि इस भीड़ में किसी एक को मौका मिलेगा अपने टारगेट को पूरा करने में। मिलियंस हैं, कोई एक आएगा इस भीड़ में। चलिए देखते हैं कौन कैसे आता है इस भीड़ में। सबसे पहली बात तो हम एक डेफिनेशन से चालू करते हैं कि आखिर हमारा जो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा। देखिए, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने के पहले हमें कॉपुलेशन करना पड़ता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन हम अपने स्पर्म को, ड्यूरिंग कॉपुलेशन हम अपने सीमेन को या स्पर्म को, सीमेन कहते हैं बिकॉज़ सीमेन ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर के सीमेन बना रहा है। सेमिनल प्लाज्मा का फंक्शन मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है हमारे स्पर्म को, मोटिलिटी भी देता है हमारे स्पर्म को। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन हमारे जो सीमेन था वो रिलीज हुआ बाय द पेनिस। पेनिस से हमारा सीमेन रिलीज हुआ और वेजाइना के थ्रू वो अंदर की तरफ गया। और जब आप वेजाइना में अपने सीमेन को रिलीज करते हैं तो आप वहां पे एक टर्म यूज करते हैं और टर्म है इंसेमिनेशन। और उसको नाम दिया आपने क्या? इंसेमिनेशन। तो इस तरीके से हमने इंसेमिनेशन करा दिया। चलिए अच्छी बात है, इंसेमिनेशन हो गया। स्पर्म पहुंच गए हैं वेजाइना के पास, यानी कि हमारा स्पर्म इस जगह से एंटर कर रहा है, वेजाइना के पास से सर्वाइकल कैनाल से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे स्पर्म भाई साहब दोनों तरफ जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। अब किस्मत की बात है किस रास्ते से हमारी ओवम आ रही है। जिस रास्ते से वो आ जाएंगे उसी ट्रैक पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कभी-कभी ट्विंस का भी सीन बनता है। तो ट्विंस कैसे बन जाते हैं? क्योंकि दोनों तरफ ओवम से रिलीज हो गई, दोनों ओवरी से ओवम रिलीज हो गई सेम टाइम पे। तो स्पर्म जब फ्लोट करते हैं तो दोनों तरफ भागते हैं। ये नहीं कि जिस तरफ ओवम उस जाए, दोनों तरफ फ्लोट करेंगे। जिधर ओवम मिल गया वहीं टकराव हो गया और वहीं फर्टिलाइजेशन हो गया। तो पहला तो हमने क्या पढ़ा? इंसेमिनेशन। स्पर्म को, सीमेन को फीमेल के वेजाइना में इजेकुलेट करना होता है इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? आपको एक पाथ दिखाया जा रहा है, यहां पर होगा फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो एक कॉमन सी डेफिनेशन है कि स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होगा तो आप इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट अकर्स इन एम्पोलरी रीजन। ये देखिए, आपका इधर से ओवम आ रही है, स्पर्म पहुंचे, इस जगह पे होता है एम्पोलरी रीजन। कई सारी बुक्स हैं, तो दोनों पॉइंट याद रखें। कभी एग्जांपल में जैसे है कि एम्पोलरी रीजन भी आप लिख सकते हैं और एम्पोलरी स्थमिक जंक्शन भी कह सकते हैं, जहां पर ओवम का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों चीजें याद रखें।
एम्पुलर रीजन आपने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब में, ये सबसे पहला का जो पार्ट होता था जिसे इन्फेंटिबुलम कहते थे, फिर हमारा एम्पुला आता था, फिर हमारा इधर आप जब जाएंगे लास्ट में तो स्टमक मिल जाता था। तो आपका जो आंसर बनेगा, क्वेश्चन पूछता है कि राइट द नेम ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, किस जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आप याद रखें, आप जो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं वो एम्पुलर रीजन पे करा रहे हैं या एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे। अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो आप बेसिकली अपना आंसर एम्पुलरी रीजन पे दीजिए। अब जो हमारा स्पर्म है वो पाथ दिखाया जा रहा है कि स्पर्म हमारा वेजाइना पे गया, वेजाइना से सर्वाइकल कैनाल पे गया, सर्वाइकल कैनाल से यूट्रस से पैदा पहुंचा, यूट्रस से कहां पहुंच गया, इस थमस के पास पहुंचा। अब इस थमस के पास से वो कहां जो गुजर रहा है, एम्पुलर रीजन में पहुंचा। इनको यहीं तक जाना था, इसके बाद ये जा नहीं पाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर मुलाकात हो जाती है किससे, ओवम से। तो हमारा स्पर्म निकला वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस, स्टमक से होता पहुंच गया एम्पुलरी रीजन के पास। सेम है, ओवम भी हमारी रिलीज हो रही है, ओवम पहुंची ओवरी से फिम्बरी, फिम्बरी यही फिम्बरी ऐसे जो इन्फेंटिबुलम में था, फिम्बरी, फिम्बरी से इन्फेंटिबुलम में, इन्फेंटिबुलम से एम्पुला में और एम्पुला से एम्पुला में। दोनों का यहाँ पर होना है मुलाकात। एक तरफ है स्पर्म तो इधर है हमारी ओवम। ये तो पाथ हो गया, स्पर्म किधर से जा रहा है, ओवम इधर से जा रही हैं, दोनों एक रीजन पे आके मिल रही हैं। वही रीजन हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। मींस एम्पुलर रीजन हमारा क्या हो गया, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बन गया हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। आगे चलिए, अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से पहले हमें कुछ आपको लेयर दिखा दूं, जरा कुछ देखिए समझिए। ये एक ओवम है, देखिए एक ओवम के कंपैरिजन लग रहा है जैसे कि एक अर्थ जैसा इसका पूरा शेप लग रहा है। ओवम कितनी बड़ी है इन कंपैरिजन टू स्पर्म। ये हमारे स्पर्म है और ये हमारी ओवम है। आप अगर साइज देखें तो साइज में कितने गुने का अंतर है। इसीलिए बोला गया कि जो हमारी ओवम होती है वो ओवम लार्जर साइज होता है उसका, और नॉन मोटाइल होती है ओवम हमारी, नॉन मोटाइल होंगी, ये चल नहीं पा रही हैं। इनको लेके कौन जा रहा है, एम्पुला की तरफ। इनको एम्पुला की तरफ लेके जाने के लिए हमारे एम्पुलरी रीजन में पाई जाती है सीलिया। सीलिया जैसे पैरामीशियम में टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे सीलिया प्रेजेंट है हमारे एम्पुला में। ये हमने पढ़ा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो हमारे स्पर्म है, ये स्पर्म मोटाइल है और ओवम से कई गुना छोटे हैं। आपको मैंने इसलिए पिक रखी हुई कि आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि कहां एक ओवम और कहां स्पर्म। सॉरी, इसीलिए एक स्पर्म पे बहुत सारे ओवम, एक ओवम पे बहुत सारे स्पर्म अटैक करते हैं। आप देख, अब इस डायग्राम में देखिए, एक आपको दिया गया है इक्वेशनल कि आप देख सकें, एक लीनियर डायग्राम है, इमेजिनरी डायग्राम है, जहां पे दिखाया जा रहा है आपको कि एक ओवम में कितने सारे हमारे स्पर्म अटैच हो गए हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले ये एग का साइटोप्लाज्म है, जहां पर हमारी ओवम मौजूद होगी हैप्लॉइड क्रोमोसोम के साथ। सबसे जो पास की जो लेयर हमारी ये है ओवम की, वो है जोना पेनिसुला। ये भी आप लास्ट वीडियो में देखेंगे। जोना पेनिसुला जो उसके सबसे पास की लेयर है, और जो सराउंडिंग बाहर की तरफ लेयर होती है वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, जो फॉलिकल की बनी होती है उसे बोलते थे कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा ये सराउंडिंग की लेयर थी। तो हमारे स्पर्म कोरोना रेडियाटा को रप्चर करते हुए, उसे लाइसिस करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जोना पेनिसुला के पास पहुंचेंगे। दो चीजें यहां पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक चीज मैं और ऐड करने जा रहा हूं, समझिए। आपने स्पर्म देखा होगा और स्पर्म में एक पार्ट होता है उसका हेड वाला पार्ट, जहां पर एक्रोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता था, एक्रोसोम। भाई आखिर स्पर्म हमारे ओवम को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर पहुंच रहा, तो कुछ ना कुछ तो स्पर्म के पास है ही है ऐसा जो स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है।
वहां पेनिट्रेशन के लिए छेनी हथौड़ी का तो यूज होना नहीं है, वहां पे पेनिट्रेशन के लिए यूज किसका होना है? वहां पेनिट्रेशन होने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और वो एंजाइम्स हमें देता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो है ये एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है हाई एल यूरोनिडेज। हाई एल यूरोनिडेज नाम का हमारा एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है जिस कारण हमारा एक्रोस्पर्म पेनिट्रेट करता हुआ चला जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर हमारा स्पर्म पेनिट्रेट करता जा रहा है हमारे कोरोना रेडिएटा को, जो आउटर मोस्ट लेयर थी, जोना पेलुसुडा जो कि बहुत ही नियरेस्ट लेयर है, और जो हमारी एग की सेल मेम्ब्रेन है, इन सब को रप्चर करता हुआ पहुंच रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम है हमारा हाई एल यूरोनिडेज। याद रखिएगा इस एंजाइम को। पेनिट्रेशन जो कर रहा है एंजाइम है। अब कहीं पर भी मैं कोई पेनिट्रेट कर रहा हूं कि भाई स्पर्म गया जोना पेलुसुडा को पेनिट्रेट किया, स्पर्म गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया, तो आप समझ जाएंगे अब कौन कर रहा है, तो वो काम कर रहे हैं हमारे हाई एल यूरोनिडेज। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मैं आता हूं थ्योरी को वापस आपको ले करके। Fertilization happens only if ovum and sperm are transported simultaneously, so all the copulation do not lead to fertilization pregnancy. फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब दोनों एक टाइम पे निकल रहे हो, एक साथ पे निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बोला था मेंस्ट्रुअल फ्लो के 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। अगर उस 14th डे पे आपका स्पर्म पहुंच जाता है तो शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए, और अगर नहीं पहुंचता है तो ओवम 3 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, दैट्स मीन नॉन लिविंग डेड हो जाएंगी, न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है उसके पास, डेड हो जाएंगी, फिर आपके स्पर्म के जाने का कोई फायदा नहीं है। सो अगर हम किसी को एज अ एडवाइस देते हैं एक कपल को जो अननोन है इस बारे में, उसको नहीं पता है कि किस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, किस दिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, किस दिन फर्टिलाइजेशन करे कि वो पेरेंट का सुख ले पाए, तो बेसिकली हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई मेंस्ट्रुअल फ्लो के 14th डेज, 15th डे, 13th डे में चांसेस है कि ओवम रिलीज होंगी, आप कॉपुलेशन उसी डे पे करें। तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, और दोनों जब साथ पहुंचेंगे तभी वहां पे फर्टिलाइजेशन संभव हो पाएगा। वही हमारी ये लाइन करी एनसीईआरटी कि साइमल्टेनियसली पहुंचना चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज हर कॉपुलेशन जरूरी नहीं है कि आपको एक बेबी बनने के लिए जाइगोट बनाए। स्पर्म कॉन्टैक्ट्स विद जोना पेलुसुडा। जोना पेलुसुडा पे डायरेक्टली जा रहे हैं। जोना पेलुसुडा मतलब कि हमारे सेकेंडरी ऊतक या ओवम की जो लेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर लेयर भी आपने देखी थी, उस लेयर को हम बोल रहे हैं जोना पेलुसुडा, और उसके बाहर जो लेयर है वो है हमारी कोरोना रेडिएटा। द सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम, देखिए वही एक्रोसोम जो मैंने बोला, द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प स्पर्म टू द एंटर द एग साइटोप्लाज्म वाया जोना पेलुसुडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा स्पर्म था उसका एक्रोसोम एंजाइम लाइज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जिसे मैंने बताया भी आपको नाम हाई एल यूरोनिडेज। वो जब एंजाइम रिलीज किया गया तो ये जोना पेलुसुडा को लाइसिस करते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइसिस करते हुए अपने हेड को वहां डाल देता है। पूरी बॉडी नहीं जाती स्पर्म की, केवल हेड को देती, केवल हेड तक अपना न्यूक्लियस उसने एंटर कर दिया, अपना न्यूक्लियस एंटर कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही यहाँ पे क्या होना है, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए मौजूद है, और हमें अपने डीएनए को एक सेल के डीएनए के साथ मिक्स करना था, इसलिए पूरा स्पर्म नहीं जाता, उसके हेड पार्ट का न्यूक्लियस चला जाता है। दिस कॉजेस, जैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्पर्म पहुंचा, स्पर्म ने हिट किया, कुछ केमिकल चेंजेस हुआ, कुछ केमिकल लोचा हुआ। जो केमिकल चेंजेस हुआ वो हुआ क्या, देखिए, दिस कॉजेस सेकेंड मियोटिक डिवीजन। आपने मेरे से जब oogenesis पढ़ा था तो oogenesis में आपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए थे और सेकेंडरी डिवाइड किया तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte थी। इसके बाद ये डिवीजन रुक गया था और इसी जगह पे हमारा क्या हो गया था, ओव्यूलेशन हो गया था। आपको याद होगा कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो उस समय सेकेंडरी oocyte ने अपना मियोटिक सेकंड डिवीजन कंप्लीट नहीं किया था, केवल मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया था। इस चीज को और बेहतर से देखने के लिए मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा। मियोटिक सेकंड जैसे ही ये हिट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मियोटिक सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मियोटिक सेकंड हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बन गया यानी ओटिड और दूसरा बन गया सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी के बारे में आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, ये डिजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन जो बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कब कंप्लीशन होता है हमारे सेकंड मियोटिक डिवीजन का। तो जब स्पर्म का हेड, स्पर्म हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे गया, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन गया डीपोलराइजेशन हो गया, कुछ केमिकल चेंजेस हो गए और जो हमारी ओवम का न्यूक्लियस था ये सेकेंडरी oocyte ये डिवाइड करके दो सेल बनाता है। एक तो बन गया ओवम एंड अनदर वन इज सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा बन गया सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी डिजनरेट हो जानी है। ये हमारा फाइनली बचा क्या, हैप्लॉइड ओवम, जिससे हमारा मेल का स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अटैच हो जाएगा। जैसे ही दोनों मिल गए 2n बन जाएगा और यही बन जाता है क्या, आपका जाइगोट। चलिए तो इस तरीके से हमारा बना ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। दोनों का जब फ्यूजन हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। यानी इस पेज पे हमें सीखने को क्या मिला, इस पेज पे हमें सीखने को ये मिला कि जो हमारा स्पर्म है और ओवम सेम टाइम पे रिलीज होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो स्पर्म है वो एक्रोसोम रिलीज करता है हार्मोन हाई एल यूरिनोडेज और एंजाइम्स हाई एल यूरिनोडेज, ये एंजाइम्स प्लेयर्स को रप्चर करता चला जाता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हमारा स्पर्म पहुंचता है एक केमिकल चेंजेस होते हैं और चेंजेस के थ्रू हमारे जो ओवम था, जो सेकेंडरी oocyte था, उस सेकेंडरी oocyte का मियोटिक सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और एक लार्ज ओवम बन जाती है या ओटिड बन जाती है और एक सेकंड पोलर बॉडी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने दिखाया भाई एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही है, एक्रोसोम से एंजाइम निकलेगा, ये रप्चर कर रहे हैं। देखिए कैसे इसने अपना सेल मेम्ब्रेन को रप्चर किया और हेड के थ्रू अपने इसने न्यूक्लियस को यहाँ पर डाल दिया। अब जबकि आपने फर्टिलाइजेशन करा दिया, ओटिड और स्पर्म जब दोनों मिल गए यानी ओवम और जब स्पर्म का फ्यूजन करा दिया आपने, तो अब जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को आपने बोल दिया जाइगोट। अब जो जाइगोट बन गया है हम देखेंगे इस जाइगोट के साथ क्या घटना घट रही है। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये क्या करेगा, तो पहले मेरी बात समझ। ये जाइगोट जो कि एम्पुलर रीजन पे थे, ये जाइगोट बढ़ेंगे आगे और बढ़ते हुए ये पहुंचेंगे हमारे यूट्रस के पास। जब ये यूट्रस के पास जा रहे होंगे तो कुछ सेल डिवीजन हो रहा होगा। जब कुछ सेल डिवीजन हो रहा होगा तब इसके अलग अलग नाम आएंगे। अभी सेल डिवीजन नहीं हुआ, अभी केवल एक जाइगोट बना हुआ है, तो हमने नॉर्मल से बोला भाई ये जाइगोट है। बना कैसे, तो बना स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। इसके बाद की बात है कि अब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा और डिवीजन के अकॉर्डिंगली इसके नाम बदले जाएंगे, इसके अलग अलग स्टेजें आएंगी। चलिए सबसे पहली बात देखिए, आप यहाँ पे जाइगोट है, ये आपका जाइगोट है। इस जाइगोट में दोनों के न्यूक्लियस थे, दोनों के न्यूक्लियस ने फ्यूजन करके एक न्यूक्लियस बनाया, एक सेल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसे हमने बोला जाइगोट। ये जाइगोट अभी कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। अभी ये यूनिसेलुलर है हमारा जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन होगा, यहाँ पे जो भी डिवीजन होंगे वो डिवीजन होंगे माइटोसिस, क्योंकि अब बॉडी बनने की बात है और बॉडी जब कभी भी बनेगी, किसी भी सेल से ऑर्गन बनने वाला है, तो वहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के थ्रू केवल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, बस।
तो माइटोसिस डिवीजन हुआ, और जब माइटोसिस डिवीजन हुआ तो हमारे देखिए एक माइटोसिस में हमेशा 1 से 2 सेल होंगे, आप देख रहे 2 सेल होंगे, एक से ये है और एक से ये है। फिर 2 में डिवीजन हुआ 4 होंगे, 1 2 3 4, 1 से 2, क्योंकि माइटोसिस जब भी होता है तो 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल, देन अगेन 2 सेल डिवाइडेड इनटू 4 सेल एंड सो ऑन, ये चलता रहता है 4 to 8 16 32 64 ऐसे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर पहले जाइगोट था, माइटोसिस डिवीजन हुआ है, 2 सेल स्टेज आ गई, फिर से माइटोसिस हुआ, 4 सेल बन गई, फिर माइटोसिस हुआ, ऐसे सेल डिवीजन होता है। तो लगभग 18 सेल स्टेज जब बन जाती है, 16 सेल स्टेज, तो हम उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। हम बोलेंगे क्या? ब्लास्टोसिस्ट। जब 18 सॉरी यहाँ से मत लीजिएगा, ये सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये लाइन ऐसे जा रही है। तो जब 8 सेल स्टेज आ गई, 16 सेल स्टेज आ गई, तो जो ये 8 और 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मारुला। और जो सेल्स इसमें बनी हुई है इसको बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। इस कंडीशन पे, ये कंडीशन आपके लगभग 3 से 4 दिन चलती है, और ये सारी कंडीशन आपके ओवम जाइगोट के साथ चल रही हैं, जो फैलोपियन ट्यूब से चालू करेंगे और यूट्रस तक पहुंचेंगी। इस कंडीशन तक ये यूट्रस के पास पहुंचती है मारुला कंडीशन में। मारुला कंडीशन आप कितनी सेल्स है? 16 सेल्स स्टेज पहुंच चुकी है। तो स्टेज का नाम है मारुला, जो पहली स्टेज बनी है जाइगोट के बाद, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 स्टेज, 16 स्टेज, और इनकी सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। ये ब्लास्टोमर्स और डिवाइड करेगा, फिर से डिवाइड करेगा। आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में कुछ सेल्स अरेंज हैं एक कॉर्नर पे, एक लाइन पे अरेंज है, ये जो अरेंज है, और कुछ सेल्स अरेंज हो गई हैं बिल्कुल ग्रुप में। ये जो बिल्कुल बीचों बीच सेल्स अरेंज है, एक ये लाइन है, एक लाइन ये बन गई। यानी अभी तक जो पूरे सेल में सेल फैला हुआ था जाइगोट के अंदर, अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट जो लीनियर बना हुआ है, जो लाइन पे लगा हुआ है, दूसरा क्या, एक जगह पे कलेक्ट हो गया है। जिस जगह पे कलेक्ट हो गया है, ये और ये दोनों अलग हो गए, इसलिए इसका नाम भी अलग रख दिया। अभी तक मारुला था, अब लिख दिया ब्लास्टोसिस्ट। अब इसका नाम रख दिया ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? चलिए आते हैं थ्योरी पे। जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज। जो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज कहते हैं। यानी जब माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो नॉर्मल हमने इसे माइटोसिस डिवीजन ना क्या कहते हैं, दूसरा नाम दिया, सारा प्रोसेस सेम है, हमने बस नाम दूसरा दे दिया। और दूसरा नाम क्या दे दिया? दूसरा नाम दे दिया भाई क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज स्टार्ट एज इट मूव्स, ये बढ़ता जा रहा है, क्लीवेज होता जा रहा है through the isthmus towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomers। 2, 4, 8, 16 सेल्स का जब स्टेज आ गया, हमने इसको बोला ब्लास्टोमर्स। किसको बोल रहे हैं ब्लास्टोमर्स? सेल्स को बोल रहे हैं ब्लास्टोमर्स। कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेज इज मारुला, एंड द सेल्स आर ब्लास्टोमर्स। सेल्स आर ब्लास्टोमर्स। चलिए अब चलते द एम्ब्रियो। अब देखिए जाइगोट से एम्ब्रियो में बदल गया ये। सिंगल जब सेल थी जाइगोट था, मारुला बन गया, ब्लास्टोमर्स अंदर मौजूद है, एम्ब्रियो बोल दिया इसी को। तो जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मारुला। जो बोला वो यहां मिलेगा एनसीईआरटी में। 18 to 16 ब्लास्टोमर्स कॉल्ड मारुला, इसको मारुला बोला गया। मारुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट। मारुला कंटिन्यू डिवाइड होता जा रहा है, और डिवाइड होकर के उसने जो स्ट्रक्चर बनाया, जो आपने देखा, इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया हमने ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? चलिए अब देखिए कुछ और आपको दिखाया जा रहा है डायग्रामेट्रिक, क्या क्या चेंज अभी और हो रहे हैं। ये चेंजेस चलते ही जा रहे हैं। हमारी जो बेचारी एक जाइगोट था, वो जाइगोट लुढ़कता यूट्रस की तरफ आ रहा है, लगातार क्लीवेज भी होता चल रहा है, और उसकी कंटिन्यूअसली फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, कभी मारुला, कभी ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। फिर से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि भाई जाइगोट था, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज बनी, फिर ब्लास्टुला बना, हॉलो बॉल बन गई, अंदर खाली कैविटी बन गई, कैविटी बनी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज देख लीजिए,
कैविटी बनने के बाद जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, यहाँ पर दो चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ, देखिए जरा। ये ब्लास्टोसिस्ट में बना रहा है, ये हमारा एक ब्लास्टोसिस्ट है। आपने देखा था ब्लास्टोसिस्ट में कुछ सेल्स हमारी क्या थी, एक अरेंज थी, पेरिफेरल रीजन पे अरेंज थी, जबकि कुछ सेल्स हमारी वो एक जगह पे ग्रुप में बना लिया था, एक जगह पे कलेक्ट हो गई थी, एक जगह पे कलेक्ट हो गई थी कुछ सेल्स हमारी। तो जो ये कंडीशन थी, ये पूरी कंडीशन को आपने नाम दिया था सर, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। लेकिन इस ब्लास्टोसिस्ट में दो आपको सेल के अलग अलग ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। एक ग्रुप आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, इसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, 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 ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट आपको अभी लाइन से मैं मैच कराऊंगा, ये आपको मिला क्या, ट्रोफोब्लास्ट। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो बीच में जो ग्रुप बन गया, तो एक आपने इसको बोला सेल मास तैयार हो गया सर, सेल का मास तैयार हो गया है। इस सेल मास को यहाँ पे नाम दे दिया इनर, इसी को नाम दे दिया आपने इनर सेल मास। दो चीजें हो गई। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। कब बना, मार्बरा के बाद की कंडीशन है। और ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है तो ये यूट्रस के पास चला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में यूट्रस से अटैच कर लेता है, दोस्ती कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में। ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन को आपने अलग कैसे किया, तो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन को अलग करने के लिए आपने दो चीजें ध्यान रखी। क्या कि ब्लास्टोसिस्ट में दो ग्रुप बन गए हैं सेल्स की, एक जो पेरिफेरल रीजन में मौजूद है, सिंगल सेल्ड लाइन है, दूसरी अंदर एक सेल ने ग्रुपिंग कर ली है, एक सेल मास तैयार कर दिया है, उसको आपने इनर सेल मास बोला, बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट बोला। चलिए थोड़ी पे आ जाइए जरा। In blastocysts, the blastomas are arranged into the outer layer trophoblast, that's mean ये trophoblast, and inner cell mass, inner cell mass वाला पार्ट ये हो गया। समझिएगा सीक्वेंस सीधा सीधा सीक्वेंस है। आपने कहा जाइगोट से चालू करी, क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज बना, 16 सेल स्टेज बना, 16 सेल जब स्टेज बना तो आपने उसको मॉर्बरा बोल दिया। आगे बढ़ा 32, 64 तक पहुंचा तो आपने उसे ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया। फिर जब ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पहुंचना है, पता चला हाँ भाई ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स के दो ग्रुप हैं, एक लाइन वाइज है जिसे ट्रोफोब्लास्ट बोला, दूसरा क्या है, इनर सेल मास है। अब वही इनर सेल मास से पहुंचा तो उसी की जानकारी दी जा रही है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव्स नरिशमेंट। ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या कर रहा है, नरिशमेंट दे रहा टू इनर सेल मास, इनको नरिशमेंट दे रहा, न्यूट्रिशन दे रहा, आल्सो इट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। और इसी ट्रोफोब्लास्ट से हमारा एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। एंडोमेट्रियम क्या था, तो एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग थी। The inner cell mass get differentiated। अब देखिए इनर सेल जो मास है ये भी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखिए ये हमारा इनर सेल मास था, ये क्या है हमारा इनर सेल मास। ये इनर सेल मास क्या करता है, डिवीजन करता है, और डिवीजन करके 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। 3 डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन करता है हमारा इनर सेल मास। 3 डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा हमारा इनर सेल मास। और इन 3 डिफरेंट लेयर्स को नाम दे, सब कहाँ हो रहा है, सब हो रहा है आपके ब्लास्टोसिस्ट में। जब इनर सेल मास ने 3 डिफरेंट लेयर बनाई, जो आउटर मोस्ट होंगी उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मिडिल, मेसोडर्म, इनर एंडोडर्म। और इन्हीं सब को कॉन्टिन्यूअसली कॉन्स्टिट्यूटली बुला देते हैं हम जर्म लेयर, जर्म लेयर। यही वो जर्म लेयर हैं जिनसे आपकी बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। ट्रोफोब्लास्ट लगा है, ट्रोफोब्लास्ट लगा है आपको इस जर्म लेयर को न्यूट्रिशन देने में। और हमारे जो जर्म लेयर 3 टाइप के जो जर्म लेयर देख रहे हैं आप, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये क्या कर रहे हैं,
ये आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। लाइक दैट इक्टोडर्म आपकी बॉडी का हो सकता है कि स्केलेटल सिस्टम बना रहा हो, मेसोडर्म आपकी बॉडी का दूसरा सिस्टम बना रहा हो, ऐसे सब ने अपने अपने सिस्टम, सब ने अपने अपने ऑर्गन बांट लिए हैं और धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी को बनाया जाएगा। इसी जर्म लेयर को स्टेम सेल के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसी जर्म लेयर को स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन सेल से, जब भी किसी सेल से, एक टाइप की सेल से डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो आप उसे स्टेम सेल कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेम सेल। तो देखिए लेयर तो थी, किसी कोई पर्टिकुलर किसी चीज की नहीं थी, एक इनर मास ने, इनर सेल मास ने इन 3 टाइप की जर्म लेयर को बनाया। और एक जर्म लेयर आपका ब्रेन भी बना रही है, लीवर भी बना रही है, स्टमक भी बना रही है। तो एक जर्म लेयर से कितने टाइप के ऑर्गन बन गए आपकी बॉडी में, इसीलिए इसको स्टेम सेल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें जर्म लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया और कहा कि इन स्टेम सेल की मदद से हम बहुत सारी डिसीज सही कर सकते हैं। छोटे बच्चों में जिनकी बॉडी हैंडीकैप टाइप के हो रहे हैं, उनके पास हो सकता है वो जर्म लेयर डैमेज हो गई हो, तो उस जर्म लेयर को रिप्लेस करके सही कर दिया, इससे भाई जब उससे फीटस बने तो उसके सारे ऑर्गन मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जर्म लेयर याद रखिएगा। The inner cell mass gets differentiated 3 germ layers: outer ectoderm, middle endoderm and inner क्या है? Inner endoderm। 3 आपकी germ layer हो गई और this is 3-layered structure called gastrula। इसी को gastrula नाम दिया जाता है, यानी पहले मारुला, then ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहते हैं, सिर्फ ब्लास्टुला भी कह सकते हैं। तो मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला मींस 3 जर्म लेयर्स स्टेज जब आ जाएगी तो आप इसे गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। हमारे एम्ब्रियो ने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया, ट्रोफोब्लास्ट ने नरिशमेंट दिया एंड इनर सेल मास ने काफी अच्छा काम किया। इनर सेल मास ने हमारी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन किया। ऐसा सब कुछ होता होता स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जो हमारी, देख लीजिए, यूटेरिन म्यूकोसा सेल्स है, यूटेरिन वॉल है, यही एंडोमेट्रियम लेयर है, ये आती हमारी, और ये यूटेरिन कैविटी यानी यूट्रस वाली कैविटी है, ये हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है। क्लियर? अब देखिए हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट था यानी जो ब्लास्टुला था वो आकर के देखिए अटैच हो गया एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम पे उसने अटैचमेंट कर दिया, जुड़ गया एंडोमेट्रियम से, और कुछ टाइम बाद एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसने देखो कवर कर लिया पूरे ब्लास्टुला। ये देखिए कैसे कवर कर रहा है, सेल लगातार डिवाइड कर रही है और हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर ने कंप्लीटली कवर कर लिया हमारे ब्लास्टुला को। एंडोमेट्रियम ग्रोज ओवर एंड सराउंड्स द एम्ब्रियो, ऊपर गया और सराउंड कर लिया एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो कंप्लीटली एंडोमेट्रियम के कैप्चर में आ गया। अब इसे कुछ होना नहीं है, सुरक्षित है, सेफ है, मां के यूट्रस में। After attachment, uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst। blastocyst को कवर कर लिया। याद रखिए आपने blastocyst कैसे पहचाना, या मैं blastocyst कैसे पहचान रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक लेयर है जिसे आप बोल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट, अंदर क्या है, इनर सेल मास है। ये आपका है ट्रोफोब्लास्ट, and this one is the inner cell mass। इसी इनर सेल मास ने क्या बनाया था, वेरी गुड, इसी इनर सेल मास ने बनाया हमारा क्या, जर्म लेयर, एक्टो, मीसो एंड एंडो। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium. This is called implantation। और जब ये सारी घटना घट गई तो आप देख रहे हैं कि अच्छे से हमारा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया है, और जब एम्बेडेड हो गया है तो इसी को हमने नाम दे दिया implantation। So the attachment of embryo into the endometrium layer is called implantation। implantation हो गया, और एट लास्ट में मैंने दिखाई सारी चीजें आपको कैसे क्या हुआ। हमारा जो आज का टॉपिक था वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे था। हमने स्टार्टिंग फर्टिलाइजेशन से करी, एम्पुला रीजन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन था, वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोटिक चेंज हुए, जाइगोट बना, मॉरुला बना, ब्लास्टोसिस यानी ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, और ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास थे हमारे। इनर सेल मास ने जर्म लेयर का फॉर्मेशन किया। ट्रोफोब्लास्ट न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है जर्म इनर सेल मास को, और ब्लास्टोसिस कंडीशन यानी ब्लास्टुला वाली कंडीशन में हमारा जो जाइगोट या एम्ब्रियो था वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया। याद रखिएगा ब्लास्टुला यानी ब्लास्टोसिस के बाद मॉरुला बनेगा,
अभी ब्लास्टोसिस्ट बन गया था, इनर सेल मास था, अब जब वो 3 जर्म लेयर बनाएगा तो वो आपका हो जाएगा क्या, मॉरुला। सारे सीक्वेंस मैंने वही दिखाने की कोशिश करी है आपको कि देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए जाइगोट बना, जाइगोट ने आगे बनाया 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, क्लीवेज चल रहा था, कंटीन्यूअसली सेल डिवीजन चल रही थी, मॉरुला बना, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला, यानी इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस या ब्लास्टुला, दोनों बोल सकते हैं, इसको हम ब्लास्टुला भी कह सकते हैं। ब्लास्टुला बना, मॉरुला बना, ब्लास्टुला बना, हमारा देखिए इनर सेल मास बन गया और इसी जगह पर वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैच हो गया और यही हो गया हमारा इम्प्लांटेशन। तो ये था आज के वीडियो की समरी जो मैंने लास्ट में बताई। हमारे नेक्स्ट वीडियो हमारा बेस्ड होगा इम्प्लांटेशन के और डेप्थ में, क्या प्लेसेंटा थे, कैसा अम्बिलिकल कॉर्ड बना, तो नेक्स्ट वीडियो पे हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड इम्प्लांटेशन के बारे में बताएंगे। आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसलिए इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो बेस्ड है इम्प्लांटेशन पे एंड अदर डेवलपमेंट पे। ओके, तब तक के लिए बाय।